तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास होने वाली है आपकी आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें हमने यूथ कंपटीशन की साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके 24-25 के क्वेश्चन आए हुए थे या उससे पहले वाले कंपटीशन के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें हमने साइंस के तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं। तो यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लास साबित होने वाली है और आज की क्लास है क्लास नंबर 1। तो यह क्लास से आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास होने वाली है आपकी। इससे 100% क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घर्षण घर्षण की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? दाईं हाथ के अंगूठे का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बताइए आपके विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घर्षण की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, और ये पूछा था आपका 27/9/2022 और शिफ्ट फर्स्ट में। तो चलिए पहले इसके बारे में और पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घर्षण की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे का इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य चालक के प्रभावित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया था। क्या था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तत्व, ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, या ऑप्शन नंबर डी विद्युत चालन। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 22/8/2022 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो गया था। कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बताइए आप कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सभी जगह समान होता है, या ऑप्शन नंबर बी आपका मध्य में प्रबल, या ऑप्शन नंबर सी आपका मध्य में क्षीण, या ऑप्शन नंबर डी आपका शून्य होता है। बताइए कि किसी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो आप बताएंगे ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर, ये पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने 6/9/2022 और शिफ्ट
फर्स्ट में। कब? 6/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट और ग्रुप डी की परीक्षा में। चलिए इसके बारे में और जानते हैं पहले कि किसी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान होता है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं के भांति होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? कि सभी जगह समान होती हैं। हमने यही पढ़ा था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? क्या कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कि केवल बंद कुंडली को एक क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, या ऑप्शन नंबर बी आपका कि केवल एक क्षण को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, या ऑप्शन नंबर सी आपका या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका कि क्षण चुंबक और बंद कुंडली दोनों को ही समान चाल से समान दिशा में ले जाने पर। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, और 6/9/2022 और शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक पर कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या कि या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो गया था। तो इसके बारे में और जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो गया था कि एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को एक क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा, बल, विभव या विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 शिफ्ट सेकंड। कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका प्रेरित धारा के। किसके? प्रेरित धारा के। चलिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वृत्त, ऑप्शन नंबर बी बिंदु, ऑप्शन नंबर सी आपकी सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर डी आपकी खुले पास। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 6/10/2022 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। तो हो जाएगा आपका बंद वक्र। और ये था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होती हैं ग्राउंड के नियम के अनुसार।
नियम अनुसार चुंबकीय ध्रुव सदैव उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के युग्म के रूप में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाली धातु कौन सा? सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा या जस्ता? तो बताइए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। तो आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु है पृथ्वी पर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। इसका परमाणु क्रमांक 13 है। बॉक्साइट, कोरोडम, फेल्सपार आदि इसके मुख्य अयस्क हैं। इसका निष्कर्षण बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है। जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। का एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण या चादर लगाना या परीक्षण या आस्तरण? तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 और शिफ्ट फर्स्ट का और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया था। क्या? ऑप्शन नंबर ए, एनोडीकरण। कि एल्यूमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया एनोडीकरण, कौन सी? एनोडीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में एनोड के रूप में एल्यूमिनियम तथा कैथोड पर के रूप में लेड यानी कि पीबी धातु को लगाकर उसे तनु यानी H2SO4 अम्ल से युक्त पात्र में रखा जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर पास हाइड्रोजन गैस तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर एल्यूमिनियम रूपी एनोड पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। क्या था कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी एनोडीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है? कौन सा? कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है?
ZN या HV, HG या PB या AL, बताइए। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका RRB JEE 26/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट में। कब? RRB JEE 26/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट में। क्या था आंसर? की ऑप्शन नंबर डी, कि एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिनियम Ai203 से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी Ai। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन या कोयला। क्वेश्चन नंबर RRB JEE 1/6/2019 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, कि एल्यूमिनियम एक धातु है जो चमकदार दिखाई देती है। कौन सी? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, कि हमारे शरीर में कई अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? क्या हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए पेट, ऑप्शन नंबर बी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी त्वचा या ऑप्शन नंबर डी आपका दिमाग। और ये क्वेश्चन था आपका RRB ग्रुप डी 8/10/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। कब? RRB ग्रुप डी 8/10/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। क्या था? कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। कौन सा? त्वचा। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतक की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 12 कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। कौन सा? कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो तंत्रिका या वसा या मसाल या एपिथीलियम, बताइए। कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तंत्रिका, वसा, मसाल या एपिथीलियम। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका RRB ग्रुप डी 27/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था आपका। क्या था? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया था। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा क्या है कि संघ संयोजी ऊतक, और ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। सीलित संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल अधीर्य पदार्थ से सीलियता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इसे ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से एक पशु ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पेशीय ऊतक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी उपकला ऊतक, या ऑप्शन नंबर डी आपका तंत्रिका ऊतक। कौन सा? तंत्रिका ऊतक। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 का क्वेश्चन क्या था कि आंसर इसका पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशुओं यानी जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऊतक रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिका ऊतक शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क बनाती है। तो आज की क्लास में हमारे यही क्वेश्चन थे। तो हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।